शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर चारवी भरत भाई पटेल। डॉक्टर चारवी जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और वडोदरा में निजी अभ्यास के साथ एक कुशल क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक हैं। पारुल विश्वविद्यालय से मेडिसिन में एमडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर पटेल अपने पेशेवर प्रयासों में होम्योपैथी और क्लिनिकल मनोविज्ञान में अपनी विशेषज्ञता लाती हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू नाउ। Thank you so much, ma'am, for your kind introduction. Shall we start with the topic now? Hello. Yes, you can start now. Okay, so there might be some technical error because I have connected from laptop as well as from mobile. So let me just connect the PPT first. Ma'am, I will need your help right now. Can I start my PPT because I'm not getting your option. So, ma'am, can you help me with that? हाँ मैडम, आपको लैपटॉप से शेयर करना है ना आपको पीपी। हाँ सर, लैपटॉप से ही शेयर करना है। हाँ, तो जहाँ लैपटॉप में जैसे जूम ऐप होगा तो वहाँ पे इंटरफेस आपको नीचे में दिख रहा होगा, म्यूट, स्टार्ट वीडियो, पार्टिसिपेंट्स ऐसे करके है, चैट, रिएक्शन, हाँ बॉटम सर। में। हाँ, तो उसी हाँ में सर। आप साइड में आइएगा तो एक शेयर एरो एरो, एरो के साथ में शेयर का ऑप्शन होगा, हाँ रिएक्शन। सर। हाँ, उस पर हाँ। क्लिक करिए। हाँ सर। हाँ सर। उस पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप खाली पावर पॉइंट शेयर करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो उसमें क्लिक करिए, आपको क्या करना है। या पावर पॉइंट आप खोल के रखे हैं तो सिर्फ पावर पॉइंट करिए, नहीं तो फिर इंटायर स्क्रीन करिएगा तो आपका लैपटॉप का पूरा स्क्रीन हम लोग को दिखेगा। अच्छा, ऐसा है। मुझे सर ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है इस वजह से। उसमें शेयर वाला में क्लिक करिए। हाँ सर, शेयर वाले में ही क्लिक किया है उसके बाद क्या लेकिन आता है आपका? हो नहीं रहा। एंटर स्क्रीन वाला ही आ रहा है। नहीं, शेयर करने के बाद क्या आ रहा है आपको? आ, एक मिनट में दूसरे मोबाइल से आपको दिखाती हूँ क्या कैसा आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज टैब आ रहा है, विंडो आ रहा है और एंटायर स्क्रीन आ रहा है। एंटायर स्क्रीन में करिए आप। हाँ, लेकिन उसमें सर ऑप्शन आ नहीं रहा है। मैं एंटायर, हाँ। आपको माउस का कर्सर ले हाँ जाके हाँ वहाँ हाँ। ओके सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट करिए। हम्म। अभी आपका स्क्रीन आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ, आप पावर पॉइंट आप जाइए, पावर पॉइंट पे क्लिक करिए। हाँ सर। हाँ, आप इसमें स्लाइड शो आप कर लीजिएगा फुल स्क्रीन ताकि हम लोग को दिखे। ओके सर, एक ही मिनट है, थोड़ा लैपटॉप हैंग सा हो रहा है। ओके सर, अभी दिख रहा है। नेक्स्ट करके देखिए, स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड ले जाइए, मतलब चेक कर लीजिए कि नेक्स्ट स्लाइड हो रहा हाँ, है नहीं को। हो रहा हाँ है ना। जी मैडम, ठीक है, हाँ। कंटिन्यू करिए मैडम। ओके। ओके सो आज का मेरा टॉपिक है सुपरफिशियल माइकोसिस डर्मेटोफाइटिस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिंगवर्म और हम हिंदी में इसे कहते हैं दाद। बहुत कॉमन चीज है ये। अगर हम डेटा देखें तो 2016 में बहुत से लोग के जैसे कि हम देखा जाए अराउंड 60-70% ऑफ पीपल, यंग अडल्ट वर सफरिंग। जो यंग अडल्ट है वो लोग दांत से उनको पीड़ित थे। अभी ये होता कैसे है और दिखता कैसे है? कभी हमने उसमें देखा होगा, बीटेक्स की एड देखी होगी, दांत खाज खुजली से इलाज। मतलब जो पेशेंट है ये दांत के, वो कभी ना कभी ऐसे खुजाते हुए हमें दिख जाएंगे। तो उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को शेयर करूंगी। और दूसरा जो है वो मैं उसके पिक्चर्स थोड़े बहुत आपको दिखाऊंगी। उसका अगर डेफिनेशन वाइज देखने जाए तो इस टाइप का हमें दिख सकता है। अभी ये स्प्रेड कैसे होगा? तो अगर एक ह्यूमन को हुआ है, एक इंसान को अगर हुआ है, तो उसके थ्रू दूसरे इंसान को हो सकता है, या रिंगवर्म डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है पेशेंट के, या फिर अगर घर में कोई पेट है
या अगर कोई घर में अगर किसी डॉग को हुआ है, कैट को हुआ है, तो उसकी वजह से उसके टच में, डायरेक्ट टच में आएंगे, उसकी वजह से हो सकता है। या कभी कभार हम अगर हॉस्टल में बच्चे रह रही है, या घर में अगर किसी ने, अगर किसी को अगर ये दाद हुआ है और उसकी चद्दर किसी दूसरे इंसान को उसका इन्फेक्टेड चद्दर लग गया या तौलिया लग गया, या फिर उनका अगर कोई पर्सनल चीजें यूज कर ली, उसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। और इस दांत की हम अगर खासियत देखें तो हर जगह पे आपको पहले पिक्चर में भी ये राउंड शेप में दिखेगा, दूसरा पिक्चर में भी आपको राउंड शेप में दिखेगा, और तीसरे पिक्चर में आपको लगभग लगभग ये सर्कल शेप में ही आपको दिखेगा, गोल आकार में ही दिखेगा। और जब जभी खुजाने से और ज्यादा बढ़ता है, तो बढ़ने पे भी उसका जो ये सरकमफ्रेंस है जो है वो गोल में ही पेशेंट का रहेगा, गोल ही होता होता लंबा होता जाएगा। कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी ये पेशेंट को बढ़ सकता है। अब खुद की बॉडी में ही अगर पेशेंट को अगर पेट पे हुआ है, तो वही अगर हाथ अगर खुजाने के बाद पेशेंट अगर कहीं फेस पे लगा दे या बालों में लगा दे, तो उसको वहां पे भी हो सकता है। अलग अलग से उसके कारण है, अलग अलग जगह पे पेशेंट को देखने को हमें मिलता है। सो मैं आपको आगे आपको बताती हूँ कि कैसा दिखता है ये। सो अगर उनका जैसे जैसे उनका स्प्रेड होता है, वैसे उस वैसे उनका नाम बदलते जाता है। इंग्लिश में ये चीज दिया है, जैसे कि अगर सिर पे हुआ है तो उसको बोलते हैं टीनिया कैपाइटिस, और उसे हिंदी में हम बोलते हैं सिर का दाद। अगर पेशेंट को बियर्ड एरिया पे हुआ है तो उसको बोलते हैं टीनिया बार्बे। उसको फेस पे हुआ है तो उसको हम बोलते हैं टीनिया फेशिया बोलते हैं। फेस पे भी अगर उनका इन्वॉल्वमेंट मैं आगे दिखाऊंगी, नाक से लेके चिन तक उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर निचले हिस्सों में हुआ है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। पूरी अगर शरीर पे हुआ है तो उसको बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरस। सिर्फ हाथों में हुआ है तो उसे बोलते हैं टीनिया मेनम। और अगर सिर्फ पैरों में हुआ है, जैसे कि हम बहुत सी बार हम देखते हैं कि पैरों में एक्जिमा जैसा होता है, सेपिया लाइक स्किन में हमें देखने को मिलता है। सो उस चीज में अगर सिर्फ पैरों में हुआ है तो उसे हम बोलेंगे टीनिया पेडिस। अभी हम आपको दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जो है वो सिर का दाद है। उसमें भी आप अगर देखने जाओगे तो उस वाले हिस्से में उसके उनके जो बाल है वो निकल गए हैं, और वहां पे फिर से भी अगर देखिए आप, तो गोल आकार में है। गोल आकार में लालाश आपको दिखेगी, आपको सर्कुलर मोशन में ही आपको दिखेगा। वहां के चांसेस है कि वहां के बाल भी पेशेंट के झड़ सकते हैं, या फिर वहां के बाल जो है वो वाइट हो सकते हैं। बहुत से चांसेस है, सब पेशेंट में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। होता कैसे है कि अगर टीनिया कैपाइटिस कभी कभार कोई बार्बर शॉप में गया तो कोई किसी पेशेंट को हुआ हो, वही सेम सीजर वगैरह इन्होंने यूज कर लिए, वही सारे रेजर वगैरह यूज हो गए, तो उस वजह से भी ये टीनिया कैपाइटिस हो सकता है। ये दो तरीके से होता है, टीनिया कैपाइटिस इन्फ्लामेटरी एंड टीनिया कैपाइटिस नॉन इन्फ्लामेटरी। यहाँ हम देख रहे हैं वो इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। दूसरा है टीनिया बार्बी, जो आप देख सकते हो ये मेल में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि उनका जो शेविंग करने के बाद भी पेशेंट को टीनिया बार्बे हो सकते हैं। अगर उस रेजर इन्फेक्टेड है या फिर सीजर इन्फेक्टेड है, तो उसके बाद ये अगर ये ना करना हो तो वी हैव हमें मेल्स को एडवाइस करनी होगी कि जब भी बार्बर शॉप से आओ तो अपने आप को अच्छे से डिसइंफेक्ट और हाइजीन मेंटेन करना होगा, ठीक है। और ये टीनिया बार्बी मेल में कॉमन है, और ये इसके अगर ये स्प्रेड होगा तो उसको टीनिया फेशिया भी बोला जाएगा। टीनिया फेशिया लगभग लगभग ऐसे वो पूरे नाक से लेके चिन तक वो स्प्रेड हो सकता है। कुछ इसका इस तरह से उसका अपीयरेंस आ सकता है। ये टीनिया क्रूरिस है। मोस्ट ऑफ जितने भी लोग जो सफर कर रहे हैं दांत से, उनको टीनिया क्रूरिस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि निचले भाग में उनको दाद हुआ है।
ये उसकी इचिंग रात को ज्यादा हो जाती है, और ये एकदम टाइट कपड़े पहनने से, पसीने से, अगर किसी का मोटापा ज्यादा है उनको ज्यादा दिक्कत कर सकती है। टीनिया कॉर्पोरिस, ये पेट से स्प्रेड होके अपने ऊपर के हिस्से के बॉडी में ज्यादा स्प्रेड होगा। ये अगेन वो सर्कुलर मोशन में आपको देखने को मिलेगा। ये बैक में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये एंटीरो पोस्टीरियर हमें देखने को मिलता है। पहले आगे वाले हिस्से में स्प्रेड होगा और बाद में पीछे वाले हिस्से में। पूरा टॉर्सो भी कवर कर सकता है। इसके दाग है, हील होने के बाद भी बहुत टाइम तक रह जाते हैं। पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं कि टीनिया दांत तो ठीक हो गया है लेकिन दाग नहीं जा रहे। उसके बाद है टीनिया मेनम। ये खास करके हाथों में होता है, लेकिन हाथों में जिसको भी ये दांत होता है उसकी एक खासियत है कि हाथों में ठीक भी उतने जल्दी हो जाता है। सबसे ज्यादा जल्दी हील होगा तो वो हाथों में सबसे ज्यादा जल्दी हील होगा। अगर उसका नाम अगर हम याद रखना है तो टीनिया मैनम। हाथों में होता है वो टीनिया मैनम, और पैरों में होता है वो टीनिया पेडिस। मैन एंड पेड हमें वैसे याद रखना है। ठीक है। ये पीडिया पेडिस का प्रेजेंटेशन है। ये मोस्ट कॉमनली हमें वेट एक्जिमा के टाइम पे भी हमें ऐसा प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत नियरली देखने को मिलता है। विंटर में जो वॉशर वुमेन्स जो होते हैं उनका जो पैरों का प्रेजेंटेशन होता है लगभग लगभग इसमें भी थोड़ा ये मैच करेगा, और वेट एक्जिमा का प्रेजेंटेशन थोड़ा हमें मैच करेगा। हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन। ठीक है। अभी हम इसका कारण देखें तो कौन कौन से कारण की वजह से ये हो सकता है। तो इसमें है, अगर पेशेंट का वो अ, थोड़ा जैसे कि मानसून में भेज वाला क्लाइमेट हो गया है, पेशेंट ने अगर बहुत अच्छे से उनका न्यूट्रिशन नहीं है, पुअर हाइजीन, मोस्ट कॉमन कॉज पुअर हाइजीन, या पेशेंट की ओबेसिटी जहाँ पे पसीना ज्यादा हो रहा है, डायबिटिक पेशेंट में और एड्स के पेशेंट में होने के चांसेस ज्यादा है। एड्स के पेशेंट में एटिपिकल इन्फेक्शन और वो जल्दी से बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। इतना स्प्रेड हो जाएगा कि पूरा का पूरा नेल हमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और नेल रिमूव करने की भी, नाखून रिमूव करने की भी बारी आ जाती है। वैसा एड्स पेशेंट में हो जाता है। अगर केसेस स्प्रेड हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो जाता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो जाता है। अब हम बारी बारी देखेंगे। पहला है टीनिया कैपाइटिस। वो हमें, मैंने आगे बताया वैसे, इन्फ्लामेटरी और नॉन इन्फ्लामेटरी टाइप में हमें देखने को मिलता है। पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, और ओवल शेप में भी हो सकता है। और ब्लैक ब्लैक पैचेस और ब्लैक ब्लैक काले धब्बे भी हमें देख सकते हैं। कहीं कभार थोड़े थोड़े हेयर्स भी निकल सकते हैं। ये जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किसी को पूरा ही बाल चले गए, किसी को थोड़ा बहुत इसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस वाला फोर्थ पिक्चर में अपीयरेंस है, कहीं अगर सेकंड पिक्चर में एलोपेशिया एरियाटा वाला अपीयरेंस है। ऐसे ड्राई स्केलिंग के साथ भी हमें पेशेंट दिख सकते हैं। अभी उस केस में कैसा हो जाएगा कि जो स्काल्प है वो एकदम ड्राई हो सकता है, और हेयर्स जो है वो इजीली प्लकेबल हो सकते हैं। और अगर हम देखने जाए तो हेयर फॉलिकल और उसमें येलो क्रस्ट अगर आ जाता है तो बहुत उनका एकदम ऑर्डर है वो माउसी ऑर्डर जैसा भी पेशेंट का हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। दूसरा है टीनिया बार्बी। वो टीनिया बार्बी मतलब मैंने बताया कि मेल्स में ज्यादा कॉमन है, जो लोग चिन एरिया में और मैक्सिलरी एरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो नोड्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, सीरो प्यूरिलेंट डिस्चार्ज में भी हो सकता है, ओवल शेप में। उसमें हमें अगर जो एरिया इन्फेक्टेड है उसमें हमें एलोपेशिया भी हमें देखने को मिल सकता है, ब्रोकन ऑफ हेयर भी देखने को मिल सकता है। सो हमें बहुत सी चीजें देखने को इसमें मिल सकती है। अगर पूरा हेयर है तो हेयर शाफ्ट भी पूरा, पार्शियल एलोपेशिया भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है टीनिया फेशिया। टीनिया फेशिया
अगर घर में पेट्स हो तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर पेशेंट को अगर कहीं और टीनिया क्रूरिस हो रखा हो या टीनिया कॉर्पोरिस हो रखा हो और उसी इन्फेक्टेड हैंड्स अगर हमारे फेस को टच हुए तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट को टीनिया फेशिया भी हो सके। ठीक है, तो उसमें अगर शाइनी लीजन ड्यू टू लैक ऑफ स्केलिंग भी हो सकता है, और वो थोड़ा थोड़ा हमें एलर्जिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है कि पूरा रेडनेस फेस का हो जाएगा, या फिर एकदम सीबोरिक सीबम जैसा भी हमें फेस पे देखने को मिल सकता है। कहीं एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस वाला अपीयरेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। सो उसमें एग्जैक्ट पिक्चर नहीं, लेकिन अगर फुल फ्लैज अगर हमें ये दाद अगर फेस पे देखने को मिला तो वो फोरहेड फोरहेड से लेके उनका पूरा सर्कुलर मोशन में नोज कवर होगा, चिन तक कवर होगा, जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, दूसरा है, थर्ड वन इज टीनिया कॉर्पोरिस। अभी टीनिया कॉर्पोरिस अगर डायरेक्ट टीनिया कॉर्पोरिस हो सकता है, या फिर पेशेंट को टीनिया क्रूरिस है वो अपवर्ड मोशन में अगर स्प्रेड हो रहा है तो उसका चांसेस है कि पेशेंट को टीनिया कॉर्पोरिस हो सकते हैं। वो एक सिर्फ छोटे दाने जैसे पेप्यूल से स्टार्ट होके 5 रुपए के सिक्के जितना बढ़ सकता है, उसके बाद पूरे शरीर में बढ़ सकता है। तो वो कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे पसीना ज्यादा होता है। कौन सी जगह पे पसीना ज्यादा हो सकता है, तो बगल वाली भाग में, हमारे कमर के पास निचले भागों में हमें देखने को मिल सकता है, और हमारे हाथ और पैर में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं वो अभी अगर देखने जाए तो उसके दूसरे सारे प्रेजेंटेशन भी है, कि अगर ये जो टीनिया कॉर्पोरिस है वो ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी जैसा भी दिख सकता है, स्केबीज जैसा भी, अगर इंफ्लामेटरी कंडीशन में है तो वो स्केबीज जैसा बरो वाला रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। हमें सोरियासिस वाले अगर ड्राई हो तो हमें सोरियासिस का भी प्रेजेंटेशन दे सकता है, या फिर सेकेंडरी सिफिलिस वाला प्रेजेंटेशन भी दे सकता है। देन इज द मोस्ट कॉमन, सबसे जो कॉमन है वो रिंगवर्म टीनिया क्रूरिस, मोस्ट कॉमनली सी। बहुत पेशेंट आपको सारे दांत के पेशेंट में 70% हमें देखने को मिलता है वो है टीनिया क्रूरिस। निचले हिस्सों में होता है जहाँ पे ओबेसिटी की, जहाँ पे मोटापे की वजह से होगा, ह्यूमिडिटी की वजह से होगा, गर्माहट की वजह से होगा, और फ्रिक्शन एक जगह पे होगा तो दूसरी जगह पे होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये जो है वो निचले भागों से ऊपरी भागों पे आ सकता है। सो ये पेट पे भी स्प्रेड हो सकता है, इसकी वजह से टीनिया मैनम भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पेशेंट को ये सबसे इसमें जो रात को सबसे ज्यादा पेशेंट को इचिंग होती है, और वो इचिंग एकदम ही, और इचिंग जितना भी पेशेंट करेगा उतना सब ज्यादा वो स्प्रेड होगा। ठीक है, दूसरा है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस हमें कहाँ कहाँ को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कम्युनल बाथिंग हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है, कहीं फ्लोरिंग पे अगर खुले पैर से हम चल रहे हैं कहीं पे, और वहां पे इन्फेक्टेड एरिया है वो, तो उसकी वजह से हो सकता है। शूज और शॉक्स अगर अच्छे से नहीं क्लीन किए हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, तो उसकी वजह से हमें हो सकता है पेशेंट को वो एकदम ही, अगर हम बोले तो फोर्थ और फिफ्थ टो में मोस्ट कॉमनली देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अगर जो ये सेकंड पिक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो ये सेपिया वाला प्रेजेंटेशन हमें दे सकता है, वॉशर वुमेन्स रेमेडी जो हमने बोला है वो वाला देखने को मिल सकता है। और जो हम थर्ड पिक्चर हम देख रहे हैं दैट इज वो फुल फ्लेश टीनिया पेडिस का अपीयरेंस हमें दे रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट पिक्चर है वो एकदम कॉमन है कि फोर्थ और फिफ्थ टो इज इन्वॉल्व। दूसरा है उसमें हमें सेपिया वाला प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, और तीसरा जो पिक्चर है वो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि पेशेंट को पूरा जो पैर अगर इन्फेक्टेड हो वो कैसा दिखेगा, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा है टीनिया यूंगियम, दैट इज कि नेल बेड अगर अफेक्टेड हो तो
तो उसमें क्या हो जाएगा, एकदम ही पेशेंट को ब्रिटल नील हो जाएंगे, थिकनिंग नील हो जाएंगे, और ऐसे कभी भी मतलब पेशेंट के नील्स अगर है वो टूट सकते हैं और वहां से भी टीनिया स्प्रेड हो सकता है। ये फ्री मार्जिन और लेटरल बॉर्डर नील की है, वो ज्यादातर इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसको बोलते हैं टीनिया यूंगियोम। दूसरा है, अभी के जमाने में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो है टीनिया इनकॉग्निटो। उसमें क्या होगा कि पेशेंट ने, जिसने बहुत से स्टीरॉइड लिए हैं, जिसने बहुत सी दवाइयाँ ली है, उसमें एक मास्क जैसा अपीयरेंस टीनिया का देखने को हमें मिलेगा। उसमें पेशेंट का हमें कहीं पे भी, मतलब कितनी भी दवाइयाँ दो तो वो इजीली पेशेंट हील नहीं हो पा रहा है। वो स्टीरॉइड बहुत पेशेंट ने ली हो वैसी कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। ओके, उसको हम बोलेंगे टीनिया इनकॉग्निटो। आज के वक्त में हमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा है, उसका इन्फेक्शन अगर हम देखने जाए तो नेल प्लेट है वो येलो हो सकती है, थिक हो सकती है, टो नेल है वो एकदम कॉमनली इन्वॉल्व है। बाद में वो अगर स्वेलिंग हो सकती है। डोमेस्टिक वर्कर में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जो लोग ने एंटी फंगल मेडिसिन अगर बहुत सी ली है या जिसका इम्यूनिटी एकदम कॉम्प्रोमाइज है, उन लोगों में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। लेबोरेटरी अगर डायग्नोसिस हम करने जाए तो उसका जो स्क्रेपिंग है, वैसे देख के प्रेजेंटेशन से वी गेट एन आइडिया कि हमें ये जो पिक्चर है वो रिंग बॉम का है, दांत का है। लेकिन अगर हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना है तो हमें हेयर सैंपल या स्किन स्क्रेपिंग को हमें 10% क्यूओएन सोल्यूशन में 20 मिनट्स तक हमें देखना है, और एल्स हमें सॉबर्ड मीडियम में उसको कल्चर कर सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट अगर इसमें मैंने दवाइयों के साथ साथ मैनेजमेंट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम चाहे एलोपैथिक मेडिसिन दो या फिर हम होम्योपैथिक मेडिसिन दो, दोनों में ही ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट अपना मैनेजमेंट करे। जो पेशेंट बहुत स्वेट कर रहे हैं, जिस पेशेंट का स्वेटिंग बहुत कॉमन है, तो उन पेशेंट में हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि जो अपने सॉक्स है या इंटीमेट क्लोथ्स है उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करें। अंडरगारमेंट्स है और टॉवेल है, जिसकी वजह से दूसरे इंसान को भी अगर स्प्रेड हो सकता है, उसे गर्म पानी में, वो एकदम ही गुनगुना पानी नहीं, एकदम ही उबला हुआ पानी में पेशेंट को हम बोलते हैं कि उसमें आप धोइए। उनकी जो फुटवेयर है उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, और जो इंटीमेट एरिया है और जहाँ पे पसीना ज्यादा हो रहा है, ये थोड़ा होम्योपैथिकली हम इससे नहीं मानते हैं, लेकिन एलोपैथिक साइड इसको पाउडर और उससे सप्रेस करने की बात की जाती है। शैम्पू और अगर फेशिया कवर्ड है और या फिर टीनिया बार्बे है या टीनिया केपाइटिस है, तो शैम्पू है आफ्टर बार्बर विजिट, हम जहाँ नाई के पास जाने के बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि उसको ठीक से साफ कीजिए और हाइजीन मेंटेन कीजिए। ओके। अभी बहुत सी दवाई एलोपैथिक साइड है, लेकिन उसमें पेशेंट को रिकरेंट फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कॉट्रिमेजोल है, कीटोकोनाजोल है, पेशेंट को हम ब्लिस्टर और पशुल है उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से भी हम बर्न आउट कर सकते हैं। सल्फर मेडिसिन है, अ, ये सारी मेडिसिन है एलोपैथिक साइड। दूसरी हम मेडिसिन अगर देखने चाहे तो अभी कॉमनली जो यूज होती है वो मेडिसिन है इट्राकानाजोल और फ्लूकानाजोल, जो हम पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पेशेंट को देते हैं। उसके साथ साथ इचिंग ना हो इस वजह से एलोपैथिक साइड हम सिट्रिजिन देते हैं। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत से मेडिसिन है। हम मदर टिंचर फॉर्म में पेशेंट को भी देते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल में भी देते हैं, और हम स्पेसिफिक फॉर्म में भी देते हैं।
मेरे हिसाब से मैंने 11 मेडिसिन लिखी है। 11 कम है मेडिसिन, बट जैसे कि टाइम भी मेरे पास कम है, सो 11 मेडिसिन मैंने कवर की है। मेडिसिन बहुत सारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी बहुत सारी है। मेरे से जितना हो सके उतना मैंने ट्राई किया है। सो अगर कुछ भूल हो जाए तो प्लीज। सो पहली मेडिसिन है सेपियम। सेपिया, जैसे कि मैंने आपको टीनिया पेडिस में दिखा है कि वॉशर वुमेन्स टाइप उनका अपीयरेंस देखने को मिलता है। उनका जहाँ पे पेशेंट को पसीना ज्यादा होता है वहां वहां हमें देखने को मिलता है। ब्राउनिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है हीलिंग होने के बाद। ज्यादातर वो इवनिंग में एग्रावेशन उनका ज्यादा है। कपड़े धोने के बाद हो सकता है, ज्यादा काम करने के बाद हो सकता है, और गर्माहट के बाद पेशेंट को हो सकता है। कौन से पेशेंट को? मोस्टली वुमेन्स में इंडिकेटेड है। चिली पेशेंट में जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, उनमें हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम हमें बहुत सी जगह पे, टेल्यूरियम रिंगवर्म हो और दाद हो और टेल्यूरियम का उपाय नहीं दिया गया हो, ऐसे बहुत से कम प्लेटफॉर्म है। सो हम टेल्यूरियम को मिस नहीं कर सकते हैं। मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? जी मैडम, क्लियर है साउंड, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, ओके सर, मुझे मैसेज आया इसमें इस वजह से। ओके। सो टेल्यूरियम हम यूज करते हैं वो एक्सटेंसिव रिंगवर्म में, जो एक के ऊपर एक सर्कल हो, वैसे कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पे इचिंग के साथ साथ मैंने आगे आपको बताया जैसे माउसी ऑर्डर आ रहा है, वैसी कंडीशन में भी हम टेल्यूरियम को यूज कर सकते हैं। रेड के साथ साथ जब भी रेड रेड एकदम एक्सटेंसिव हो जाता है और उसके आजू बाजू की जो मार्जिन है वो एकदम वॉयलेट हो जाए, वैसी कंडीशन में जो सबसे ज्यादा वाला रिंगवर्म का जो स्टेज है, उसमें हम टेल्यूरियम दे सकते हैं। उसमें दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो अगर टच हुआ, राइट नाइट को ज्यादा दिक्कत होगी और पसीने से ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है। थर्ड मेडिसिन जो मोस्ट कॉमनली हम स्किन में देते हैं वो है सल्फर। सल्फर हम कभी देंगे जब भी रिकरिंग रिंगवर्म पेशेंट को हो रहा है, एक के बाद एक पेशेंट को हो रहा है, और जो उनका जो स्क्रैचिंग है वो पेशेंट को इतना स्क्रैचिंग हो रहा है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, स्किन एकदम ड्राई और डर्टी लुकिंग, और हील जल्दी से नहीं हो रहा है। पेशेंट के जो अनकवर्ड फीट रह जाते हैं, पेशेंट को रात को ही दिक्कत ज्यादा होती है, वार्मथ ऑफ बेड से दिक्कत होती है, बेदिंग के बाद दिक्कत होती है। उस मोस्टली रिंगवर्म में कैसा होगा कि पेशेंट को बेदिंग के बाद थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन सल्फर के केस में ऐसा होगा कि बेदिंग के बाद पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत होगा। तो उन सारी कंडीशन में पेशेंट को ओपन एयर से अच्छा लगेगा, कोल्ड एप्लीकेशन से पेशेंट को अच्छा लगेगा। ठीक है। फोर्थ मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक, जैसे कि हमें पता है कि पेशेंट रेस्टलेस होता है, एंग्शियस होता है, थोड़ा डेबिलिटेड पेशेंट होता है, लो वाइटलिटी उनकी होती है, उन सारी कंडीशन में बर्निंग होगा, इचिंग होगा, स्केली इरप्शन हमें देखने को मिलेगा। जो उनके जो अफेक्टेड एरिया है वो ड्राई होगा, स्केली होगा, पेनफुल होगा पेशेंट को। ज्यादातर दिक्कत उनको ठंडे एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, और जैसे कि दांत का है वैसे उनको नाइट में दिक्कत ज्यादा होगा। बेटर उनको वार्म ड्रिंक से और हीट से लगेगा। बाद में है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया, जैसे कि हमने पहले भी बताया, ओबेसिटी उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में भी था, तो ये कैलकेरिया जो है वो फेयर फैट फ्लैबी बेबी में चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, एनलार्ज ग्लैंड के साथ, जहाँ पे स्वेट ज्यादा होगा, सो स्काल्प और नेक रीजन में। सो ये कॉमनली हमें देखने को मिलेगा टीनिया कैपाइटिस में, और टीनिया फेशिया में हम कॉमनली दे सकते हैं। स्किन लीजन जो है वो थिक होगा, स्केली होगा, इची होगा।
ज्यादातर दिक्कत उनको ठंडे एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड वाले में, और एक्सर्शन ज्यादा है उसमें होगा। ठीक है। दूसरा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में अगेन वहां पे आगे मैंने बताया कि माउजी ऑर्डर होगा, लेकिन ग्रेफाइटिस में जो रिंग वर्म का जो ऊजिंग है, जो ड्राइनेस, वो जो लिक्विड जैसा पेशेंट के सर्कमफ्रेंसेस में से आएगा, उसका जो डिस्चार्ज है वो हनी लाइक पेशेंट को स्मेल करेगा। क्रस्टी अपीयरेंस थोड़ा होगा। पेशेंट को, जो ओबेस पेशेंट है, चिली पेशेंट है, जो लोग जो जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर रहते हैं, जिनको ना केवल सिर्फ दाद, लेकिन अगर पेशेंट को अगर स्किन इरप्शन कोई भी है, वो बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं, सो उन सारी कंडीशन में भी हम ग्रेफाइटिस के बारे में सोच सकते हैं। अब उनकी दिक्कत सबसे ज्यादा कब होगी? तो रात को, जैसे कि कॉमन है दाद में, बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, और अगर वार्मथ है, उन सारी कंडीशन में पेशेंट को अच्छा दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। और अच्छा कब लगेगा? क्लोज रूम है, डार्क है और ठंडा एटमॉस्फेयर है, उन सारी कंडीशन में पेशेंट को अच्छा लगेगा। ठीक है। बाद में सोराइनम। यहाँ पे सल्फर और सोराइनम का थोड़ा पैरेलल हमें देखने को मिलता है। अगेन सल्फर हॉट है, सोराइनम चिली है। दोनों में ऑब्स्टिनेट रिंगवर्म में दी जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट हम उनको देंगे। यहाँ पे भी स्किन डर्टी, ग्रीजी, फाउल ऑर्डर देखने को मिलेगी। उनको इचिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। वार्मथ ऑफ बेड भी उनको एग्रावेट करेगा। और अगेन जैसे कि सल्फर में है, वैसा क्रोनिक टेंडेंसी टू स्किन डिजीज में देखने को मिलेगी। मोडेलिटीज अगर हम देखने जाए तो रात को दिक्कत ज्यादा होगी, वार्मथ ऑफ बेड से उनको दिक्कत ज्यादा होगी, और बेटर उनको कोल्ड और ओपन एयर से उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद डलका मरा है। तो डलका मरा में क्या दिक्कत है कि डलका मरा में इरप्शन जो है वो ज्यादातर हमें रेनी सीजन में देखने को ज्यादा मिलेगा। पेशेंट को आफ्टर बात करने के बाद, वॉशिंग के बाद पर्सपिरेशन में ज्यादा देखने को मिलेगा। एकदम से अगर वेदर बदल गया तो उसमें उनको ज्यादा देखने को मिलेगा। स्किन इरप्शन हमें देखने को मिलेंगे, वो उनका फेस पे, टीनिया फेस पे देखने को मिलेगा, टीनिया कॉर्पोरस में देखने को मिलेगा, टीनिया मेनम में और टीनिया पेडिस में हमें ज्यादा मिलेगा। वो जो है उनका जो ये डलका मरा का है कि वो जो स्किन सर्कुलर पैचेस है वो बहुत जल्दी से स्प्रेड करेंगे, मतलब दे डू हैव दिस टेंडेंसी कि वो फटाफट स्प्रेड करे। और उनका जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी है दैट इज फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज टू अपर एक्सट्रीमिटीज। लाइक पेशेंट को अगर स्प्रेड टीनिया क्रूरिस होगा, देन टीनिया कॉर्पोरिस होगा और टीनिया फेशिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पेशेंट का देखने जाए तो पेशेंट चिली होगा, उसको हिस्ट्री ऑफ स्किन ट्रबल्स होगी, बहुत से जनरल स्टिफनेस होगा, रूमेटिक पेन होगा, और दिक्कत उनको कोल्ड डैम्प वेदर में ज्यादा आएगी। ठीक है। रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स अगर हम देखने जाए तो उनका स्किन सिम्टम में ज्यादातर देखने को मिलेगा। रिंग शेप अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। इंटेंस रेड और इन्फ्लाम्ड हमें स्किन देखने को मिलेगी। जो आजू बाजू के इरप्शन है उसमें ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, येलो क्रस्ट देखने को मिलेगा। और ये जो सारे पैचेस है वो हमें ज्यादातर स्प्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे। इरप्शन जो है वो अच्छे होंगे, उनको ठीक लगेगा वार्म एप्लीकेशन से, और उनकी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी कोल्ड एप्लीकेशन से और डैम्प वेदर से। दूसरा है काइसारियोबियम, दैट इज गोवा पाउडर। उसमें हमें एक्सट्रीमली इचिंग देखने को मिलेगी, रिंग शेप देखने को मिलेगा, थिक क्रस्ट देखने को मिलेगा। जो इरप्शन है वो जल्दी से बॉडी में स्प्रेड हो गए, जैसे कि हमने आगे देखा। स्किन है वो स्क्रैचिंग से इन्फ्लाम्ड होगी। वर्स कंडीशन अगर देखने जाए तो स्क्रैचिंग और वार्म वेदर में हमें देखने को ज्यादा मिलेगी, और कोल्ड एप्लीकेशन से उन्हें अच्छा लगेगा। देन ओलियम जैक है।
ओलियम जेक का यहाँ पे मेडिसिनल इंटरवेंशन भी है, और मदर टिंचर को अगर पेशेंट को अगर अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे ड्यूरिंग बेथिंग अगर पेशेंट अगर मदर टिंचर पानी में डाइल्यूट करके वहाँ पे थोड़ी देर रब करे तो उनको इचिंग में काफी रिलीफ होगा। सो उनका जो है इंडिकेशन वो ऑब्स्टिनेट रिंगवर्म में देखने को ज्यादा मिलेगा, स्क्रोफ्यूलस ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा मिलेगा। इरप्शन है वो ड्राई, रफ और स्केली होंगे, परसिस्टेंट इचिंग देखने को मिलेगी। रिंग पैचेस जो स्लोली स्प्रेड होंगे। स्किन जो है थोड़ी अनहेल्दी, ड्राई, इमेशिएटेड हमें थोड़ी देखने को मिलेगी, थोड़ा सोडाइनम टाइप वाला अपीयरेंस होगा पेशेंट का। अडल्ट जो लोग पुअर एसिमिलेशन है, पुअर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ एनलार्ज लिम्फ नोड देखने को हमें मिल सकता है। वर्स्ट एंड कोल्ड एंड डैम्प वेदर हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, और बेटर हमें वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट में देखने को मिलेगा। और थोड़े से की पॉइंट्स है जैसे कि टेल्यूरियम है वो कॉमनली एक्यूट में और स्प्रेडिंग रिंगवर्म में देखने को मिलेगा। सेपिया सल्फर ग्रेफाइटिस है वो क्रोनिक और रिकरेंट केसेस में देखने को मिलेगा। सोराइनम है वो इंटरकरेंट और रिलैप्सिंग टेंडेंसी। कैलकेरिया कार्प है वो चिल्ड्रन में और कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी में हमें देखने को मिलेगा। पोटेंसी अगर हम देखने चाहे एक्यूट केसेस में 30 टू 200 हम यूज कर सकते हैं, और 1 m जो क्रोनिक कंडीशन में और रिकरेंट कंडीशन में देखने को। रिपीटेशन में हम सिंगल डोज दे सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में हो तो हम फ्रीक्वेंट रिपीटेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट। ये मेरी साइड से रिंग वॉर्म एंड होम्योपैथी में इतना मेरा प्रेजेंटेशन है। मैडम अभी आपके पास ऑलमोस्ट 20 मिनट टाइम है, हमारा लोग का 8:30 तक ये सेशन चलता है। तो और कुछ मेडिसिन या केसेस बताना चाहेंगे तो आप बता सकती हैं। सर मेरे पास दूसरे केसेस में जैसे कि 2016-17 में अगर मेरे साथ साथ सबका ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि 2017-18 में उस टाइम पे जब भी पेशेंट बहुत ज्यादा थे तभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी, क्योंकि बहुत से पेशेंट को ये अवेयरनेस आ गई थी कि एलोपैथिक साइड उनको रिकरेंट फिर से हो सकता है, तो उस वाले केस में हम पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते थे। उसमें पेशेंट और डॉक्टर दोनों की पेशेंस का बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे थे वो बहुत सारे मास्क हमें अपीयरेंस लेके आ रहे थे कि बहुत सारी दवाइयाँ ऑलरेडी ले ली है उन्होंने, और उसके बाद पेशेंट आ रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वेट एंड वॉच, और एक्यूट कंडीशन में हम पेशेंट को जो है पेशेंट को हम फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में दे रहे थे। तो लगभग लगभग कुछ कुछ पेशेंट में जिसमें स्प्रेड बहुत कम था, उस कंडीशन में हमें तुरंत रिजल्ट मिल सकते थे। तुरंत रिजल्ट हमें मिलते थे, और दूसरे सारे कुछ कंडीशन में हमें पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमने पेशेंट को दी, तो उसके हिसाब से पेशेंट को ज्यादातर रिजल्ट मिलते थे, क्योंकि वो लोग बहुत कंटाल गए थे इस चीज से कि बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी उनको ठीक नहीं हो रहा था, और फिर से रिकरेंट पेशेंट को हो रहा था। एक जो केस है उसमें हमने न्यू मून के दिन ऐसा किया था, मी एंड माय सर वी हैड दिस थिंग कि उसको बहुत रिकरेंट रिंगवर्म एवरी विंटर उनको दिक्कत हो रही थी ऐसे करके। सो उनको ऐसा, लेकिन उनका जो एग्रावेशन था वो समर में ज्यादा था, तो उस केस में हमने न्यू मून के दिन एवरी अल्टरनेट मंथ उनको एम्प्टी स्टमक हमने सल्फर दिया है। सो हमने 4 डोज ऐसा हमने अल्टरनेट मंथ पेशेंट को दिया है न्यू मून के दिन, एंड पेशेंट वाज मच बेटर विद इट। सो हमारे, यस सर, गुड इवनिंग सर। आप कंटिन्यू करिए मैडम। ओके, सो ऐसा है, और एलोपैथिक साइड भी हमने देखा तो पेशेंट को कई कई पेशेंट ऐसे भी थे
जिन्होंने एलोपैथिक और होम्योपैथिक साथ साथ में भी ली, क्योंकि उनको बहुत पूरे बॉडी में रिंगवर्म हो गया था। तो उन केसेस में भी जिन्होंने होम्योपैथी ली है, उनमें रिकरेंट रिंगवर्म होने के चांसेस बहुत कम थे। सो इतना मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी हम शेयर कर सकते हैं, सब डॉक्टर है तो बाकी सबका एक्सपीरियंस भी मेरे से कुछ अगर रह गया हो तो मैं नेक्स्ट मेरे उसमें प्रैक्टिस में भी ऐड कर सकती हूँ। सो चैट डॉक्टर चैट चैट बॉक्स में कुछ है चैट बॉक्स मैसेज में मैसेज? डॉक्टर साहब, लोगों ने पूछा है, प्लीज सजेस्ट सम थेराप्यूटिक मैनेजमेंट फॉर स्किन इन्फेक्शन इन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में थेराप्यूटिक मैनेजमेंट और आपका ये जो रिंग वर्म है, तो दोनों को इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन इन डायबिटिक पेशेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। ओके मैम, डायबिटिक पेशेंट में हम लो पोटेंसी में जा सकते हैं। पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से उनको एक्यूट रिलीफ मिले वैसा हम कर सकते हैं। और बेसिलिनम का मैंने 1 या 2 बारी बेसिलिनम 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में पेशेंट को दी है। सो उसमें अगर फ्रीक्वेंट रिपीटेशन हम करें तो दूसरे सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो मैंने बेसिलिनम इतना यूज किया नहीं है, सो मैं उसके ऊपर इतना लाइट थ्रो कर नहीं सकती हूँ। इतनी जितनी मेडिसिन मैंने यूज की है उसके बारे में मैं, और बाकी मेरे जो 3 मेडिसिन है वो मुझे दूसरे डॉक्टर्स के सजेशंस पे मिली है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैंने वो शेयर किया। एक चीज और है, राघवेंद्र जी ने पूछा है, टेलोरियम 30 या 200 का जो है सो ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा क्या आपने कुछ अनुभव है? सर आपका कुछ अनुभव है सर? हाँ, इनका क्वेश्चन टाइप चैट बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है, टेलोरियम हाँ 30-200 देने से ज्यादा बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राघवेंद्र जी, ये सवाल थोड़ा सा उचित नहीं है। 30 से बढ़ जाता है 200 से, ऐसा किसी केस में है, लेकिन इसका स्पेसिफिक रीजन आपने मेंशन नहीं किया है। स्पेसिफिक रीजन मेंशन करेंगे किसी भी कोई रोग को, खास करके किसी भी बीमारी में पोटेंसी का एडजस्टमेंट नहीं हुआ या किसी के कारण हुआ, कई एक मिसिंग लिंक होते हैं। आज मैं मिसिंग लिंक पर एक लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पर देखते हैं जब कोई बीमारी जल्दी रिलैप्स करता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उसके पीछे में कोई इतना बहुत सारे फैक्टर्स है, केवल एक मैग्नेटिक फैक्टर्स ही नहीं है, उसके अलावे में और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे कि आपने पूरा केस टेकिंग नहीं किया, जैसे कि आपने रिपर्टोराइजेशन नहीं किया, आपने मेंटल थॉट्स पर खाली आपने थेराप्यूटिक्स लेवल पर दवाई दे दिया, या आप जो है तो मॉडलिटीज नहीं लिया है, मेंटल स्टेट को, उसके लाइफ सिचुएशंस को ज्यादा नहीं किया, सप्रेशंस को आप, और खास करके इसके बीच जो है तो हम लोग के सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, जहाँ की हाइजीनिक कंडीशंस बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और इन हाइजीनिक की कंडीशंस में, इसमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैक्सिमम केसेस जो है आपका वो सप्रेस्ड होता है, माने कि ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, इतना खुजली होता है, और ये इन्फेक्शंस के जैसा भी लगता है। तो ऐसे में सप्रेशंस का बहुत सारा बहुत सारा ये बढ़ता है रिंग वर्म के केस में। और एक इसमें लिखते हैं कि आर्म रिंग वर्म इन केस आर्म्स एंड मेडिसिन यूज। क्या रमन जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? चेहरे पर जब आपको रिंग वर्म हो तब क्या दिया जाए, ये ना? चेहरे पर इरप्शंस हो तो क्या दिया जाए, ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, तो चेहरे पर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फेस पर, एक मिनट में, मेरे पास मेरी रिपर्टरी खुला हुआ है, और फेस पर इरप्शंस रिंग वर्म, हाँ
ये आपको बहुत अच्छा दवाई है, मेजेरियम एंड सैरसापेरिला। मेजेरियम मेजेरियम और सैरसापेरिला आप देखिएगा रिपोर्टरी में, तो फेस पर आपको स्केबिज टाइप का या रिंगवर्म टाइप का कोई बीमारी होगा तो उसका दो ही दवा दिया, लेकिन मैं इस पर बहुत आपको सावधानी से यूज करने के लिए यूज बताऊंगा कहूंगा, क्योंकि केवल दो जहाँ दो दवाई है वहां पर आप खाली ये इसी पॉइंट्स पर देख लेकिन उसका हमने बोला कि मिसिंग लिंक क्या है कि मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल, ये तीनों जो मैचिंग होगा तभी जा करके, जैसे अगर मैंने जिस दवा का नाम लिया मेजेरियम का, अगर उसका मेंटल फीचर्स नहीं है, सैरसापेरिला का मेंटल फीचर नहीं है, मेजेरियम को होना चाहिए। काफी अप्रहेंशन मेजेरियम में एक चिंता रहता है, अप्रहेंशन होता है पेट में, एंजाइटी बना रहता है, और खास करके एंजाइटी का ओरिजिन सेंटर जो है तो स्टोमक में है, और ये बीच में रहना चाहता है, छोटी छोटी बातों से गुस्सा में आ जाता है, ध्यान देता है, और ये काफी रिलीजियस और फाइनेंशियल दोनों पर इसका झुकाव ज्यादा होता है। देखिए इस दवा दवा को मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये देख करके आप अच्छा से इसका है। अब आप आइए, अगर मेजेरियम का स्किन डिजीज को देखेंगे तो इसके स्किन जो होंगे तो आपको लेदरी टाइप के होंगे, विथ लेदरी टाइप के होंगे, और वो अंडरनीथ होंगे, और इनटॉलरेंस ऑफ इनटॉलरेबल इचिंग है, जो कि हीट से बढ़ता है, रात में बढ़ता है, और चेंजिंग प्लेस से बढ़ता है, और नोचने पर और ज्यादा हो जाता है, और इसके क्रैक्स का फॉर्मेशन आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आएगा। दूसरी दवा है सैरसापेरिला। सैरसापेरिला का पेशेंट बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, इसका एंगर जो है सो लगता है कि नाक पर ही गुस्सा रहता है, और डेल्यूजन जो है सो हमेशा लगता है कि हम अकेला है दुनिया में। तो ये भाव को जब तक नहीं जोड़िएगा तो दवा को सोचना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर आपके स्किन को देखिए, इसके स्किन जो होंगे तो थोड़ा सा श्रिवल्ड होंगे, सिकुड़े हुए होंगे, और इसके इरप्शंस जो है सैरसापेरिला का जनरली फोल्ड्स पर होता है, ड्राई एंड हार्ड स्किन होते हैं। इरप्शंस एग्रेवेट इन द हॉट वेदर। वैक्सीनेशन का ये भी साइड इफेक्ट्स में ये आपको आता है। तो इन सारी बातों को जिक्र करना बहुत ही आवश्यक होता है। और चिक पर भी आपने वैसे ही बोला, चिक पर भी तो ऐसे ही आपने कहा, तो ऐसा आफ्टर अप्लाइंग द क्रीम और टेक, तो जब भी आप देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस, और होम्योपैथी का जो माजमा का हिस्ट्री है वह आपको माजमा का हिस्ट्री, माजमा का जो खोज है यही स्किन डिजीज से ही आया है, इरेप्शन से ही आया। जो सोरा नाम आया है, सोरा का मतलब ईच है, और ईच को जब उन्होंने कहा कि ईच, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन ने हजारों हजार रोगियों में का केस हिस्ट्री पढ़ने के बाद में, हजारों हजार केस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद में डॉक्टर हेनीमैन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रोग जो वर्तमान है उस रोग का मुख्य कारण है भीतर सप्रेशंस का, है ना। और उस सप्रेशंस को उन्होंने कहा एक माइजमेटिक फॉर्म, उन्होंने माइजमेटिक दिया, क्योंकि शरीर पीड़ित हो चुका है, आपका दूषित हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। ये एक बहुत ये इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। ये है रिंगवर्म, अर्निका लेने के बाद में ये सब तो है दवाई। तो अब दवाई की बात करने से तो बहुत सारी दवाइयां हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि अर्निका काम नहीं करता है, या मर्कसोल काम नहीं करता है, या सल्फर ज्यादा काम करता है। मैं तो देखता हूँ कि सल्फर के अलावा, और मैक्सिमम केस हम लोग का जो होम्योपैथी में मिसमैनेजमेंट होता है उसके पीछे में भी सल्फर का हाथ है। जहां भी स्किन के डिजीज आते हैं, इरप्शन आते हैं, लोगों का पहला दिमाग जो जाता है वह कहाँ जाता है? सल्फर पर जाता है, सोलिनम पर जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मिस यूज्ड मेडिसिन ऑफ द मेडिका, और मिस यूज के कारण सल्फर का एक रोल बढ़ गया। ये आपको बॉडी के जो सप्रेशंस के लेयर को काटने में बहुत अच्छा मदद करता है, सप्रेसिव लेयर को काटने में मदद करता है। जैसे कि इसमें नक्स भूमिका का रोल भी आता है, पल्सेटला का रोल भी आता है, सल्फर का भी रोल आता है। लेकिन जब सल्फर के लिए आप सोचोगे और नक्स भूमिका के लिए सोचोगे कि अब सल्फर देना है, तो सल्फर देने के लिए तो सल्फर की मेंटलिटी जरूर होनी चाहिए। सल्फर इज ए फायर,
सल्फर को हम कहते हैं आग है। आग का मतलब क्या होता है? सल का मतलब होता है सॉल्ट और फर का मतलब है फायर। सल्फर वर्ड जो बना है वो फायर को इंडिकेट करता है, और इसके अंदर में एक आंतरिक आग लगा रहता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये। और ज्ञान का, फिलोसफी का, बोलने का, हर एक चीज के पीछे में उनका काफी ये होता है। फिर आपका बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कॉस्मेटिक क्रीम्स का अप्लाई फेस पर करना रिपीटेडली, यस, ये भी कारण बनता है। ऑल दीज थिंग्स आर द सप्रेसिव कारण। अब देखिए, जो महिला बहुत ज्यादा अपने चेहरे को पोतती हैं, मैं उसको पोतना ही कहते हैं, वापस मलहम लगाना, तो उस पोतने को के कारण पीछे में देखिएगा उसका चेहरा जो है सो आपको चांद के जैसा डब्बे डब्बे बन जाते हैं बाद में। और बिना पोते हुए उसको इसको काम उसका चलता नहीं है। और जो महिला कभी भी फेशियल क्रीम नहीं लगाया, कोई भी नहीं लगाया, और उसको ऐसे ही जाने दिया, तो उसका कंडीशन जो है तो बहुत ही आसानी से उसके चेहरे बदलाव नहीं आते हैं। अब इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से देखा जाता है कि ये खाली मेंटल है, फिजिकल है, ये सारे को लेकर के आप चलिएगा तो आपका ये काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में कहा जाता है कि स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में निश्चित है। मैं भी मानता हूं कि होम्योपैथी में है, लेकिन होम्योपैथी में स्किन डिजीज का सबसे ज्यादा मैनेजमेंट हुआ है, ऐसा मैंने भी देखा है, और रोगियों के साथ भी देखा है, और लोगों के व्यवहार में भी देखा है। यह मिसमैनेजमेंट होता रहता है, तो ये मिसमैनेजमेंट से बचने का कोशिश कीजिए। होलिस्टिक अप्रोच टू द होम्योपैथी होलिस्टिक अप्रोच टू द होम्योपैथी, ये जानना जरूरी है। आपका होलिस्टिक अप्रोच के पीछे में नहीं जाइएगा तो आपको इसके विषय में अच्छा जानकारी, इसके विषय में आपको संबंध नहीं नहीं मिल पाएगा। और ये एक अच्छा विषय है जो कि आपको होम्योपैथी में लगातार अध्ययन करने की जरूरत होती है। बोलिए राम प्रवेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? म्यूट करो। बोलिए बोलिए, शुरू कीजिए। सर सर प्रणाम। सुन रहे हैं, आप बोलते जाइए। बहुत अच्छा डॉक्टर चारवी पटेल जी भी दिए, कुछ मेडिसिन बहुत बढ़िया बताए और बहुत अच्छा लगा। तो दाद की जो बीमारी है, अधिकतर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास सप्रेस कुछ एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लेके आता है, और इसका इलाज बड़ा ढंग से, एक्यूट में तो बहुत अच्छा ढंग से ठीक हो जाता है, डलका मारा या जो भी हो। हम तो बैसिलम देते हैं, आर्निका देते हैं, और उसके बाद जो ये है तो आप ये मर तो चैट हम बॉक्स पर, राम हाँ प्रवेश जी, आपने हाँ चैट बॉक्स पर जो बात को लिख दिया उसको मत दोहराइए, अपनी नई बात अच्छा बोलिए। ठीक नई है। बात बोलिए। कॉज जो है, कारण जो है, आपने जैसे बताए सर कि मेंटल जो है, तोरा का जन्म ही होता है नोचनी से, इचिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इचिंग, मेंटल इचिंग एंड एक्सटर्नल इचिंग। मेंटल इचिंग मेन कॉज, और मेन कॉज मेंटल इचिंग ही जो है बीमारी का कारण है। और मेंटल इचिंग में ज्यादा करके आता है दाद के बारे में। एक हमारे अध्यात्म शास्त्र में लिखा हुआ है, विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब नाम तुलको जाना, ममता दादू कंडुहर साई हरस विषाद ग्रह बहुताई। दाद की बीमारी उस व्यक्ति को ज्यादा होता है जो ममता से ज्यादा ग्रसित है। ममता वाले को ज्यादा वैटलिटी जो है उसका जो है तीरता है, और वैटलिटी जो है इस तरह का बीमारी प्रोड्यूस करता है। तो सर बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बहुत आपने बहुत जो बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये जो सुझाव है, आपने जो कहा है, वो मैं भी सहमत हूँ कि मेंटल इच जो है तो इम्पोर्टेंट है, और हर एक चीज का मेंटल इच तो मेंटल और फिजिकल का है। लेकिन डॉक्टर हेनीमैन का जो शुरुआत है, डॉक्टर हेनीमैन ने मेंटल इच को लेकर के नहीं चला है, डॉक्टर हेनीमैन ने फिजिकल इच को लिया, और फिर बाद में उन्होंने मेंटल इच को इसके में समाहित किया है।
हाँ चार्वी जी, आप कुछ बोलेंगी? चार्वी जी, आपका सेशन अभी हम लोग के पास में 5 मिनट का और है। चार्वी जी, आप हाँ सर। बोलिए। हाँ यस। सर। अगर हम देखने जाए तो जैसे कि सर ने राम सर ने बोला कि मेंटल हमें ज्यादा देखने को मिलता है, कि जो हमें इन्फेक्शन हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, जिसमें अगर मेंटली भी पेशेंट अगर थोड़ा सा अगर लैक ऑफ लव उनमें देखने को मिलता है, उसमें स्प्रेड हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और उनमें हमें उस टाइप पे हमें पेशेंट को जब भी हम ट्रीट भी करते हैं तभी उनमें ज्यादातर हमें दिक्कत देखने को मिलती है। सो ये चीजें सर आपने जैसा बोला वैसा मैंने भी पेशेंट में देखा है। और उन सारे पेशेंट में जिनको वैसे भी अफेक्शन ऑफ लव थोड़ा सा अगर कम देखने को मिलता है, तो उन सारे पेशेंट में भी हमें 6-8 महीने लग जाते हैं पेशेंट में से हिस्ट्री निकालने में और बाद में उनको ट्रीट करने में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उन सारे में शायद हमें पहले दूसरे फेज में हमें जल्दी से ना मिले। और दूसरा कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, जैसा मैम ने या सर ने पूछा है कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह, तो कॉस्मेटिक क्रीम की जगह पे हम अगर पेशेंट को अगर अभी सबको कैसा है कि पेशेंट को कुछ ना कुछ चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो हम उन्हें सिंपल सल्फा और पैराफिन फ्री हम उनको कोकोनट ऑयल और हल्दी हम लगाने को रात को बोल सकते हैं कि आप अगर आपको इतना ही इचिंग हो रहा है तो कॉस्मेटिक क्रीम की जगह पे ये लगा कि आपको एंटी इन्फ्लामेटरी भी पेशेंट को होगा। सो ये हम पेशेंट को दे सकते हैं, बाकी कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पेशेंट को। ये सर मेरी साइड से अच्छा इतना जवाब दिया है। है आपने। हाँ डॉक्टर चार्ली जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जवाब दिया है। एक सवाल और आया है एलएम हाँ सर। पोटेंसी का। हाँ। हाँ। तो एलएम पोटेंसी के विषय में आप कुछ कहेंगे कि मैं कहूँ तो? हाँ सर, आप कहेंगे तो थोड़ा मुझे भी सीखने को मिलेगा सर। नहीं चार्वी जी, आप भी बोल सकती हैं। देखिए ये एलएम पोटेंसी का यूज बेटर देन ये सेंटिसिमल पोटेंसी का है ना। अगर कंपैरेटिव आप पूछना चाह रहे हैं तो एलएम पोटेंसी का यूज बहुत अच्छा होता है। अब एलएम पोटेंसी की जो धारणा है वो डॉक्टर हेनीमैन का अल्टीमेट पोटेंसी के रूप में आता है। और स्किन डिजीज में खास करके इसका रोल जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एलएम पोटेंसी का आपका। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज को ध्यान में देना पड़ेगा। एलएम पोटेंसी को इस्तेमाल करते समय में लोग कहते हैं कि 0/1 से शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। ये कब करना चाहिए, इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। कब करना चाहिए? ये तब करना चाहिए जब ग्रेजुअली जो है, जहाँ की वो लेयरिंग ऑफ सिम्टम्स है तो लेयर ऑफ हटा दे। लेकिन आपका सिम्टम्स अगर बहुत क्लैरिटी हो, बहुत स्पष्ट होगा, है ना, बहुत ही स्पष्ट होगा, तो वहां पर हम लोग हाइपोटेंसिव, मैं अक्सर देखता हूँ। जैसे मेरे पास में आज ही एक केस था और मैं सीधे सीधे वो जो है ये आपका मायोपैथी का केस था। और मैंने उसके मेंटल पिक्चर्स इतने अच्छे क्लियर थे, उनके फिजिकल सिम्टम्स इतने क्लियर थे, मैं सीधे 0/8 से शुरू किया। और अक्सर मैं ऐसा करता हूँ। और इससे क्या होता है कि डिजीज का जो प्रोग्रेसिव लाभ होता है वह बहुत जल्दी आपको जल्दी ज्यादा नजर में आएगा। तो आपको पोटेंसी के लिए वैसे ही ध्यान में रखना चाहिए। पोटेंसी के लिए वैसे ही ध्यान में रखना चाहिए एलएम पोटेंसी के लिए। अब आकर के बहुत सारे अब शुरू में जो डॉक्टर हैनीमैन ने लिख दिया है उस पर बहुत सारा रिसर्च नहीं हुआ। और एलएम पोटेंसी बहुत समय से छिपा हुआ था, जागृत नहीं था। तो वैसे में हम लोग एलएम पोटेंसी को बहुत ज्यादा यूज नहीं आया। लेकिन अब जब यूज में आ रहा है तो लोग देख रहे हैं कि इसको। और मैंने इसके साथ में बहुत लोगों से साझा किया, खास करके एक्यूट कंडीशंस में मैं देखता हूँ कि 0/7 0/6 ज्यादा अच्छा काम करता है और तुरंत पेशेंट को रिलीफ देता है। अभी हाल में ही मैंने देखा है, फीवर है और 0/7 से शुरू किया, वो काफी अच्छा लाभ होता है। तो एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्किन कंडीशंस में अगर आपके पास में सिम्टम्स क्लैरिटी है तो हाई पोटेंसी में जाइए, अगर सिम्टम्स पर क्लैरिटी नहीं है तो लो से शुरू कीजिए। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। शायद 0/8 कैसे बनता है, भाई बनाना का तो फॉर्मूला अब तो भी फार्मेसी वाले टीचर आएंगे तो आपको पढ़ा देंगे। लेकिन बनाने कैसे बनता है ये तो एलएम पोटेंसी तो बाजार में बना बनाया हुआ मिलता है।
इसमें पूछने का तो सवाल नहीं है। और पोटेंसी का विषय में आप पढ़े होंगे अपने क्लासेस में कैसे पोटेंसी बनते हैं, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कैसे बनता है आपको बाजार में 1 से लेकर के 30 तक मिलते हैं। हैप्को के मिल जाते हैं, बीजैन बनाते हैं, एसबीएल बनाता है, बहुत सारी कंपनियां बना रहे हैं। आप उसको रेंज में दवाई को ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग का समय पूरा हो गया है, हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। चार्वी जी, आप अपना वीडियो थैंक यू सर। ऑन, आप अपने को वीडियो को ऑन कीजिए। तो अच्छा, कुछ लोग एक ही मिनट सर। हाँ, एक्चुअली मेरे है ना लैपटॉप में हाँ कनेक्टेड। हाँ सर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। आपने लैपटॉप से तो आपका डिस्कनेक्ट नहीं था अब, लेकिन आप जाते समय मैं आपका चेहरा तो सर निश्चय मेरा देखना चाहता हूँ। लैपटॉप एक्चुअली सर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं घर पे आई हूँ, तो मेरे भाई का लैपटॉप है, तो मैं समझ मुझे रहा हूँ, थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। कहाँ लेकिन दिक्कत हो गया आप तो कनेक्ट यहाँ होने पर में। बड़ौदा में है ना, जवाहरलाल नेहरू हाँ होम्योपैथिक सर, मेडिकल हाँ कॉलेज। सर, हाँ सर। मेरे से मुलाकात हुआ था हाँ वहाँ सर, पर। AIPGHS में आपका हुआ जब था। पीजी सेमिनार में मैं वहाँ गया हाँ था, और सर, आपका, हाँ सर, क्योंकि आप वहाँ पर हैं, तो करीब करीब सभी फैकल्टी से मेरी बात हुई थी। हाँ तो सर। आपको इस सेशन में आने के लिए और इस सेशन को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, और ऐसी इसके साथ में अपॉर्चुनिटी आज का देने के सेशन हम लिए। लोग का, हाँ, आज इसके साथ में हम लोग को सेशन समाप्त होता है, और हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक एवरीवन। यू सर, And the थैंक session यू is सर। handed over to Dr. Ganesh for the English session.